हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कोचिंग। तो ये जो 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री है, लेसन नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एंड लेक्चर 1 में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से गांधी जी ने सॉल्ट एक्ट है वो ब्रेक किया दांडी मार्च से लेके। एंड उसके बाद में हम लोगों ने पेशेवर सत्याग्रह देखा था कि पेशेवर सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था, कि गांधी जी को कैसे अरेस्ट किया था एंड बाद में कैसे ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने सोलापुर सत्याग्रह के बारे में भी देख लिया था कि सोलापुर सत्याग्रह में कुछ मिल्स के जो वर्कर्स थे वो हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे सत्याग्रह चालू किया। तो सत्याग्रह चालू करने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी उनको ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। एंड वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स वगैरह मारे गए थे। तो क्या क्या हुआ था हम लोगों ने भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली थी। उनकी वजह से कितने लोग यहाँ पे उनको फांसी भी दे दी गई थी, वो भी लगभग हम लोगों ने देख लिया था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि धारा सना सत्याग्रह। देखो, धारा सना सत्याग्रह में क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको पिक्चर में एक पिक्चर दिख रहा है कि सरोजिनी नायडू, ये एक लेडी है, ये ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स थी लेडी उस टाइम की। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक धारासना है ना, गुजरात में धारासना नाम की एक जगह आती है, तो वहाँ पे एक सत्याग्रह किया था सरोजिनी नायडू ने। एंड सरोजिनी नायडू ने सत्याग्रह किया था, तो इसलिए उसके ऊपर काफ़ी पुलिस की लाठीचार्ज भी हो गई थी। तो हम लोग सोच सकते हैं कि सोचने वाली यहाँ पे बात है कि तो जैसे कि हम लोगों को पता था कि ये जो सरोजिनी नायडू है, इसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था कि उन्होंने सत्याग्रह किया था, इसलिए अब ये सोचने वाली बात है कि एक लेडी के ऊपर अगर लाठीचार्ज करते हैं तो उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने क्या बस सत्याग्रह किया था। एंड सत्याग्रह में वहाँ पे जो जो लोग आगे आए थे सॉल्ट एक्ट को ब्रेक करने के लिए, सबके ऊपर है ना वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया था पुलिस लोगों ने। एंड वहाँ पे क्या हुआ था कि वेन एंड उनके ऊपर है ना, वेन दे वेयर टेकन अवे फॉर मेडिकल एड, अनदर बैच ऑफ सत्याग्रहीज कम फॉरवर्ड टू द रिप्लेस देम। एंड जब यहाँ पे ये जो सत्याग्रह चल रहा था ना सरोजिनी नायडू का, एंड जिन जिन के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो लाठीचार्ज होने के बाद वो लोग को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए अगर आगे हम लोग भेजते थे ना, तो उनके जगह रिप्लेसमेंट में दूसरे लोग सत्याग्रह में आ जाते थे। तो इस तरह से जो भी सत्याग्रह है वो उस टाइम पे हम लोगों ने कंटिन्यू चालू किया था, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही एम था कि जो हमारा सॉल्ट एक्ट है वो हम लोगों को ब्रेक करना है। हमारे लोगों ने भी ठान लिया था कि अभी ये सत्याग्रह से हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। तो लगभग हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग पार्ट में ये सत्याग्रह हुआ था। तो जो सॉल्ट सत्याग्रह जो अगर हम लोग देख सकते हैं तो एक वडाला करके प्लेस है, एंड मालवन एंड शिरोदा, ये सारे जगह में भी हमारा सॉल्ट सत्याग्रह वो लगभग हो गया था। एंड वहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे जो भी सॉल्ट पैन है, मीन्स जहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं ना, वेन देयर वेयर नो सॉल्ट पैन्स द फॉरेस्ट लॉज वेयर ब्रोकन। तो जहाँ जहाँ पे सॉल्ट के पैन्स नहीं है, वहाँ वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट लॉज थे वो भी ब्रेक कर लिए गए थे। एंड देयर वेयर जंगल सत्याग्रह, एंड वहाँ पे उन लोगों ने जंगल सत्याग्रह चालू किया था। अभी ये सॉल्ट सत्याग्रह तो हम लोगों ने देख लिया था, अभी ये जंगल सत्याग्रह क्या है हम लोग वो देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे सॉल्ट के पैंस नहीं थे, वहाँ वहाँ पे इन लोगों ने फॉरेस्ट सत्याग्रह चालू कर दिया था। जैसे बिलाशई, संगमनेर, कालवन, चिरेनर एंड पुशर है ना, महाराष्ट्र के इतने सारे एरिया में इन लोगों ने ये जंगल सत्याग्रह चालू कर दिया था। एंड ये जंगल सत्याग्रह में, जंगल में वैसे ट्राइबल पीपल्स वगैरह रहते हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो गए थे सत्याग्रह में। यानी इस तरह से ये सत्याग्रह में लार्ज नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे इंक्लूड हो गए थे। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्रीफाइस ऑफ बाबू गेनू। देखो, ये बाबू गेनू, इनका भी बहुत बड़ा रूल था। ये एक मिल वर्कर ही थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने क्या किया। बाबू गेनू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, मुंबई में है ना, देयर वॉज एजिटेशन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, है ना। हम लोगों ने सोच लिया था कि अभी हमारे चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, फॉरेन के जो भी गुड्स है वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, उसका हम लोगों को बहिष्कार करना है। क्योंकि ये लोगों को, हम लोगों को भगाना है, तो हम लोग एक ही चीज़ करते थे कि उनका जो गुड्स है वो हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, अपना ही चीज़ हम लोग बनाएंगे और अपना ही चीज़ हम लोग खुद यूज़ करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सोच लिया था कि अभी फॉरेन के जो भी गुड्स आएंगे उसका हम लोग एजिटेशंस करेंगे, जिसको हम लोग बहिष्कार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट से आते थे ना फॉरेन को गुड्स लेके, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे ना कि बाहर ही रोक देते थे, अंदर आने नहीं देते थे। जैसे बाबू गेनू जो है वो कहा करते थे कि जो जो मिल वर्कर थे फ्रॉम मुंबई वॉज इन द फोरफ्रंट इन दिस मूवमेंट।
मुंबई में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक ट्रक कैरिंग फॉरेन गुड्स सेफगार्डेड बाय द पुलिस। अब ये जो फॉरेन गुड से भरा हुआ एक ट्रक आ रहा था, पूरी तरह से वहाँ पे पुलिस लोग भी थे। तो वहाँ पे ये बाबू गेनू ने क्या किया कि उन्होंने जैसे देखा ना कि वो जो फॉरेन से गुड्स भरा हुआ जो ट्रक आ रहा है, तो ये बाबू गेनू है ना, वो ट्रक के आगे जाके खड़े हो गए वो ट्रक को रोकने के लिए। टू स्टॉप द ट्रक ही लाइट डाउन ऑन द रोड, एंड वो रोड पे लेट गए। एंड उन्होंने ये बोला कि ये जो गुड्स है जो फॉरेन से आई है, ये हमारे मुंबई में नहीं आएंगे। अगर स्टिल आप इस ट्रक को आगे लेकर जाना चाहते हो तो आपको मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। और ये बोल के जो है ना, ये बाबू गेनू वो ट्रक के आगे है ना लेट गए। तो पुलिस ने उनको डराया धमकाया कि वहाँ से उठ जाओ, हम लोग ये ट्रक लेके ही जाएंगे। लेकिन बाबू गेनू ने है उनकी एक भी नहीं सुनी। उनका एक ही कहना था कि ये चीज़ों का हम लोगों को बहिष्कार करना है, हम लोगों को आपकी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। तो ये जो भी ट्रक है गुड्स का वो अंदर नहीं लेके जाना है। तो वो भी वहाँ से उठे नहीं। तो वो लोग इतने क्रूर थे कि उन्होंने बाबू गेनू के ऊपर से ट्रक चला के ले गए और उनको क्रश कर दिया ट्रक के अंडर में। एंड बाबू गेनू की यहाँ पे डेथ हो गई, शहीद हो गई, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इतना बड़ा बाबू गेनू ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है कि किसके लिए, कि सिर्फ बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्री में हम लोगों को नहीं लेना, इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तो ये जो सेक्रीफाइस ऑफ बाबू गेनू गिव इंस्पिरेशन टू द नेशनल मूवमेंट, तो ये बहुत बड़ा हम लोगों को इंस्पिरेशन देता है, एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट है। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है। भी कॉन्फ्रेंस मीन्स क्या है कि मीटिंग है, इसे 4-5 लोग वगैरह आके एक साथ बैठ जाए, कोई भी चीज़ के ऊपर हम लोगों को अगर डिस्कशन करना है तो हम लोग कॉन्फ्रेंस लेते हैं। जैसे होते हैं ना फ़ोन पे हम लोग 2-3 लोग एक साथ बात करते हैं, उसको हम लोग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। एंड राउंड टेबल मीन्स क्या है कि एक टेबल होता है राउंड का, एंड वहाँ पे 4-5 लोग बैठते हैं, हम लोग उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था ना, रामसे मैकडोनल्ड, तो अकॉर्डिंग टू उनके ओपिनियन से उनको क्या लग रहा था कि जब डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था एट दैट टाइम, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे ना रिगार्डिंग इंडिया शुड बी ए थॉट ओवर, तो लगभग वो अभी बंद हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड उसकी वजह से इन लोगों ने भी सोच लिया था कि हम लोग को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना है लंदन में। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्फ्रेंस को हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। एंड ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 टू 1932 के बीच में हुआ था, लंदन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे ना 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। तो जैसे कि हम लोगों ने देखे कि जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है रामसे मैकडोनल्ड, ये हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, हेड थे। एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया से भी लोग है ना इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट हुए थे। एंड हमारे इंडिया से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है ये एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए थे। ये हमारे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भी आए थे। एंड जहाँ पे सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना एक्सेट्रा, ये सारे लोग भी थे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ कि जो भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्टेट इन इंडिया, तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों का डिस्कशन हुआ था। एंड वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिफरेंट पॉलिटिक्स पार्टीज जो है ना, इंडिया से भी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिसमें से हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी थे, तो ये भी आए थे। एंड रूलर्स ऑफ, देखो उस टाइम पे ना जो था ना वो प्रिंसली स्टेट था, जो प्रिंसली स्टेट के वगैरह जो लोग थे ना, मीन्स राजा के हिसाब से चलता था, तो वो भी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका भी पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ पे जो है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, कि सबसे बड़ी हम लोग जिसको आईएनसी बोलते हैं, ये आईएनसी जो है ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं हुई थी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं है, तो बिना उनके पार्टिसिपेशन के ये तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए इनका कोई वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना ये मीनिंगलेस हो गया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं तो फिर गांधी इरविन पैक्ट, देखो पैक्ट मीन्स एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे गांधी एंड इरविन के बीच एक पैक्ट हो गया था। तो हम लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था
जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सप्रेस कर लिया था कि अभी ही इज़ होप ऑफ द पार्टी, उनको ये लग रहा था कि अभी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सेकेंड राउंड टेबल में भी तो वो आएंगे, उन्होंने ऐसा सोचा था। एंड अकॉर्डिंग टू डैट उन्होंने अपील की थी प्राइम मिनिस्टर को कि जो महात्मा गांधी जी है ना, इनको रिलीज़ किया जाए एंड जेल से, एंड उनके जो भी अदर्स लीडर्स हैं उनको जेल से रिलीज़ किया जाए। एंड उसके बाद है ना द कंडक्ट टू एटमॉस्फेयर, इनको रिलीज़ किया गया है, उनको रिलीज़ करने की वजह से यहाँ पे एक थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे फिर है ना महात्मा गांधी जी जो है ना ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट थे। एंड बाद में क्या हुआ था कि यहाँ पे ना एक महात्मा गांधी जी एंड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हो गया था, हम लोग जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं, तो उसको नाम दिया हुआ है गांधी इरविन पैक्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट इसको नाम दिया था कि क्यों नाम दिया था। तो यहाँ पे ये दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन पैक्ट का ऐसा नाम दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, एश्योर्ड दैट द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना ये एक रिस्पॉन्सिबल जो भी सिस्टम है ना गवर्नमेंट की वो हम लोगों को देगी, लेकिन बदले में फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ही एडेड द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली आईएनसी विड्रॉ देयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम लोग आपको बदले में आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री हो ऐसे हम लोग आपको गवर्नमेंट सिस्टम देंगे, रिस्पॉन्सिबल सिस्टम, लेकिन बदले में आपको जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल दिया था। एंड वो एग्रीड हो गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि लगभग 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। एंड महात्मा गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था एज द रिप्रेजेंटेटिव करके आईएनसी से। एंड उसके साथ साथ जो भी है ना कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव भी थे ऑफ वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज से, एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी थे, एज वेल एज प्रिंसली स्टेट भी वहाँ पे इनवाइटेड थे ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एंड वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है ना कुछ कंडीशंस है ना, इश्यूज है ना, वो सामने रखी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एंड यहाँ पे गांधी जी ने ट्राइड किया कि टू ब्रिंग द अनएमिटी इन द ओपिनियन बट वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो गांधी जी ने यहाँ पे ट्राई अपना ओपिनियन इसके सामने रखा था, बट ये अनसक्सेसफुल हुआ, ये सक्सेस नहीं हुआ। तो फाइनली गांधी जी जो है ना ये डिसअपॉइंट हो गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जो अपनी चीज़ें अपने जो थॉट्स है वो आगे रखे थे, उनके वहाँ पे सक्सेस नहीं हुए, अनसक्सेसफुल हो गए थे, इसलिए वो डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे एंड रिटर्न बैक टू इंडिया चले गए। फिर पूना पैक्ट हम लोग देखते हैं कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड द दलित इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो दलित के लिए है ना ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने काम किया। तो उन्होंने डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स है ना, दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए जिसको हम लोग चुनाव बोलते हैं। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो भी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे ना रामसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड्स को डिक्लेयर कर दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू कम्युनल अवार्ड्स क्या था कि दलित लोगों को जो है ना वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दे दिए गए थे। एंड गांधी जी ने फिर क्या किया था कि गांधी जी ने वहाँ पे भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑन टू डेट दैट एनवरा जेल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड है ना, वहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को ग्रांट देने के चक्कर में वहाँ पे क्या हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो उनको भी यहाँ पे काफ़ी कुछ मुश्किलें ना झेलनी पड़ी। एंड जहाँ पे जो भी लीडर्स थे ना आईएनसी के, तो रिक्वेस्टेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टू रिकन्सिडर द डिमांड फॉर, तो बाकी के जो आईएनसी के जो लीडर्स थे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी दलितों के लिए जो भी इलेक्ट्रोड्स है वो यहाँ पे सेपरेट करो करके। एंड जो बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका जो रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट कर लिया था। एंड 1932 में जो महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे इनके बीच में एक पूना पैक्ट साइन हो गया था, हम लोग जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दलित लोगों के लिए क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द दलित वॉज कैंसल है ना, उनके लिए जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स बनने के लिए बोले थे वो यहाँ पे कैंसल्ड हो गए। एंड यहाँ पे प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट्स वॉज मेड है ना, रिजर्व सीट्स के लिए यहाँ पे प्रोविजन बना दिए गए।
एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लगभग 1932 के नवंबर में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था इंग्लैंड में। एंड वहाँ पे जो हमारा आईएनसी था ना, बॉयकॉटेड द कॉन्फ्रेंस, बॉयकॉट कर लिया था इसको, जिसको हम लोग बहिष्कार बोलते हैं। एंड इसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे दिस कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी फुटाइल, मीन्स इसका कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि उसको बॉयकॉट कर दिया था डायरेक्टली। एंड फिर अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, इसका सेकंड फेज देखते हैं। अब तक तो हम लोग उसका पहला फेज देख रहे थे। तो गांधी जी जैसे इंडिया रिटर्न आ गए सेकंड राउंड टेबल के बाद, क्योंकि वो डिजेक्टेड माइंड से रिटर्न आ गए थे, क्योंकि जो उनका जो उन्होंने जिस चीज़ पर डिस्कस किया था, जो टॉपिक्स था, वो यहाँ पे पूरी चीज़ें उनकी डिमांड पूरी नहीं की थी, इसलिए वो डिजेक्टेड माइंड के साथ इंडिया में रिटर्न आ गए थे। एंड उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वापस से जो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, वो वापस से गांधी जी ने चालू कर दिया। तो जैसे उन्होंने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया, तो ब्रिटिश को जैसे ही पता चला तो ब्रिटिश लोगों ने एज यूजुअल क्या किया, वापस से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि इनको भी वापस से अरेस्ट नहीं करेंगे तो फिर से पूरी कंट्री में फैल जाएगा। हैंस देयर वाज डिसकंटिनेंट अमॉन्ग द पीपल, इसकी वजह से पीपल के लोगों के बीच में भी काफ़ी तनाव आ चुका था। एंड इसके लिए देखो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू दिस मूवमेंट बाय यूजिंग द इनह्यूमन एप्रेसिव मेथड, है ना, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती भी काफ़ी हुई थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल था। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन, वेर डिक्लेयर इलीगल, है ना, इलीगल उसको डिक्लेयर कर दिया था। एंड जो रिस्ट्रिक्शन थे ना, वेर लाइव ऑन द नेशनल न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। एंड फाइनली 1934 में अप्रैल में जो गांधी जी ने, है ना, विदड्रॉ देयर मूवमेंट्स, इनको वापस लेना पड़ा। एंड द हिस्टोरिक फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम टू एंड एंड। एंड इस तरह से हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा 8th स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री का लेसन नंबर 8 है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भेज सकते हो या मुझे पूछ सकते हो। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।